डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब उसी में हम लोग आगे चलेंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, फ्लावर का स्ट्रक्चर भी बताया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने दिख रहा है, आप देख सकते हैं। मैं अपनी इमेज को थोड़ा सा और छोटा कर लूं और टॉपिक को बड़ा कर लूं, है ना, ताकि स्पष्ट रूप से आपको टॉपिक दिखाई दे, है ना। तो चलिए, आज का टॉपिक शुरू होता है स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ये हमारा टॉपिक है। अब इसके बारे में बताया जाए क्या होता है। मैंने आपको फ्लावर की केस में बताया था कि फ्लावर में स्टेमन होता है, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं फ्लावर का, और पिस्टिल होता है जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। अब आज अगला जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। कह रहा है कि शो द टू पार्ट ऑफ स्टेमन, है ना। आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं स्टेमन के, द लॉन्ग सिलेंडर, स्टॉक एंड फिलामेंट, ठीक है, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। यानी कि आपको दो चीज़ें दिख रही है ना, यानी कि जिसको हम लोग स्टेमन बोल रहे हैं। स्टेमन में स्पष्ट रूप से दो चीज़ें होती है। आप देखें कि एक तो सिलिंड्रिकल पार्ट है लंबा सा, जिसको मैं टच कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये सिलिंड्रिकल पार्ट है स्टेमन का, जो लंबा सा है। दूसरी बात, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। एंड दूसरी बात है कि ये जो एक फुला हुआ स्वालन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है, जो बाइलोब्ड है। तो स्पष्ट रूप से स्टेमन के आपने दो पार्ट देखे। क्या देखा आपने? एक तो एंथर और एक फिलामेंट। अब उसके बाद से आगे चलते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस, ठीक है, और द पेटल ऑफ द फ्लावर। अच्छा, आखिर ये जो फिलामेंट होता है कहाँ से राइज होता है फ्लावर में? तो फ्लावर में या तो थैलेमस से निकलेगा या पेटल से निकलता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि थैलेमस का मतलब होता है नीचे वाला पार्ट, है ना, नीचे वाला पार्ट जहाँ से पेटल, सेपल और स्टेमन निकलते हैं, ठीक है। तो वहीं से ये स्टेमन भी अराइज होता है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर द वेरिएबल इन द फ्लावर ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। यानी कि कह रहा है कि जो स्टेमन है, इसका जो नंबर है, लेंथ है, वो क्या होता है कि अलग अलग फ्लावर में, अलग अलग स्पीसीज में बदल सकता है ना। किसी में इसके नंबर अलग हो सकते हैं, है ना, किसी में इसके कम हो सकते हैं, किसी में अधिक हो सकते हैं। इनकी साइज भी बदल सकती है ना। इफ यू वेयर टू कलेक्ट ए स्टेमन ईच फ्रॉम द 10 फ्लावर, है ना, एंड अरेंज देम ऑन ए स्लाइड, you would be able to appreciate the large variation in the size in the nature। यानी कि कह रहा है कि आप 10 फ्लावर ले लीजिए, ठीक है। उस 10 फ्लावर के स्टेमन को आप कलेक्ट करेंगे स्लाइड पे, और उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या पता चलता है कि वो जो स्टेमन है उसकी साइज, उसकी लेंथ, है ना, उसका आउटलुक बिल्कुल डिफर है एक दूसरे से। तो वही कह रहा है कि जो स्टेमन होता है उसमें वेरिएशंस आते हैं, है ना, वो तमाम तरह के होते हैं। जैसे रोज का स्टेमन अलग होगा, और हिबिस्कस, है ना,
उसका जिसको गुड़हल कहते हैं हम लोग, उसका स्टेमन अलग होगा। तो यानी कि उसकी साइज और उसका नंबर ये सारा बदलता रहता है, वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। ठीक है। अब उसके बाद से कह रहा है कि केयरफुल ऑब्जर्व of each stamen under the dissecting microscope and making the neat diagram would the है ना elucidate and range in shape and attach to the anthers in the different flower। कह रहा है आपको, कह रहा है कि केयरफुली आप उन्हें ऑब्जर्व करिए, उसका एक फिगर भी बनाइए, है ना। आपको डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है और उसके बाद से उसका आप इमेज भी बनाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि स्टेमन में बहुत सारा वेरिएशंस होता है ना। एक स्पीसीज का स्टेमन दूसरे स्पीसीज के स्टेमन से क्वाइट डिफरेंस शो करता है। ठीक है। नाउ कह रहा है कि ए टिपिकल एंजियोस्पर्म and anther is bilobed with each lobe having the two theca, that is they are dithecous। यानी कि देखिए अब एंथर की बात कह रहा है ना। स्टेमन के ऊपर वाले भाग को, जो फुला हुआ भाग है, उसको हम लोग एंथर कह रहे हैं। और एंथर की खास बात क्या है कि वह डाइथिकस होता है। अब डाइथिकस का मतलब क्या होता है कि जिसमें दो स्पष्ट रूप से भाग दिखते हों। बाहर से देखेंगे तो दो स्पष्ट रूप से भाग दिखेंगे आपको, है ना। मैं आपको फिगर अभी दिखाऊंगा। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो एंथर होता है वो डाइथिकस होता है। ठीक है। आफ्टर ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, है ना, ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। और ये जो थीका है इसको सेपरेट करने के लिए एक ग्रूव होता है जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है एक तरह से। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ द टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। अब क्या करना है हम लोग को, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन करना है हम लोगों को, है ना। उसको ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे और उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें टिश्यू कैसे है ना। अच्छा एक बात देखो, ट्रांसफर सेक्शन यानी TS LS बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार समझ लेते हैं। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब एंथर को इस ऐसे काटना है। ये मेरे हाथ में पेन है, ये एंथर को ऐसे काटेंगे यदि इधर से, है ना, लंबाई के विपरीत काटेंगे हम लोग तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन, है ना, या शॉर्ट में TS बोलते हैं। और दूसरी बात क्या है, यदि इस पेन को यहाँ से बीच से फाड़ दो ऐसे, है ना, दो हिस्सों में पेन बट जाए ऐसे अलग अलग, तो उसको बोलते हैं LS या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है। अब देखो the bilobed nature of the anther is the very distinct in the transverse section of the anther. The anther is of the four-side tetragonal structure consisting of the microsporangia located at the corner, है ना, 2 in each lobe, है ना। अब कह रहा है कि बाहर से यदि आप देखते हैं, ठीक है, तो जो आपका एंथर होगा एक तरह से अब टेट्रागोनल दिखेगा, चौकोर दिखता है। ठीक है। अब चौकोर दिखता है और उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे कि कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, है ना। जो माइक्रोस्पोर को रखते हैं अपने अंदर उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। मैं आपको फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ, आगे देखें। पहले ये देखते हैं, उसके बाद से द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर, है ना, उसका जो डेवलपमेंट होता है बिकम द पोलन सैक,
बाद में माइक्रोस्पोरेंजिया को ही हम लोग पॉलन सैक कहते हैं, है ना। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ, है ना, ऑफ द एंथर एंड पैक विद इन द पॉलन ग्रेन। यानी कि देखिए पॉलन पहले ही बात ये समझते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया ही बाद में चल के पॉलन सैक बनाता है, और पॉलन सैक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक फिगर ही दिखा दूं, उसके बाद से, है ना, सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपकी एनसीईआरटी का फिगर है। एनसीईआरटी के फिगर में मैं पहले नीचे नाम पढ़ लेता हूँ। ए टिपिकल स्टेमन, आप स्टेमन को देखें, है ना, थ्री डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ द एंथर। थोड़ा कभी कभी फ्लैश आ जाता है तो दिखता कम है ना। तो कह रहा है कि टिपिकल स्टेमन 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ द एंथर, ये आपको फिगर दिखाया जा रहा है। तो अब देखिए दूसरी बात, ये एक एंथर है, ये एंथर है, और आपको मैं बताऊं कि इस एंथर की खास बात क्या है। एंथर में 2 पार्ट आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, एक तो डंठल वाला जिसको कहते हैं फिलामेंट, और एक जो स्वालन पार्ट है, फूला हुआ भाग है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, एंथर, ठीक है। तो स्टेमन के 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। अब देखिए फिलामेंट का हमने क्या किया है, एंथर का हमने क्या किया है, टीएस काट दिया है, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया है। ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब आप इसको देखें, बाहर से देख रहे हैं तो डाइथिकस है एक तरह से, ठीक है। फिर थोड़ा सा और केयरफुली दिखेंगे तो आपको 4 खाने दिख रहे हैं, ये देखें, ये, फिर से ये, और ये, इस तरह से 4 आपको एक तरह से खाने दिख रहे हैं, चौकोर दिख रहा है, इसीलिए तो बोल रहा है टेट्रागोनल, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को पहले तो माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, फिर बाद में चल के इनको पॉलन सैक कहते हैं। अब पॉलन सैक कब कहते हैं, कि जब इसमें पॉलन पूरी तरह से भर जाते हैं, उसको हम लोग पॉलन सैक कहते हैं। अब तुम्हें दिखाई भी दे रहा है फिगर में, पॉलन सैक लिखा हुआ है और उसमें पॉलन ग्रेन भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या रहा, एक तरह से स्टेमन रहा। तो मैंने 2-3 चीज़ें क्लियर की। स्टेमन का मतलब होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन में 2 पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर का हमने टीएस काटा, जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको पहले तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, बाद में उसको हम लोग पॉलन सैक कहते हैं, क्योंकि उसमें पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं। आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आई होगी, है ना। पहले इस लाइन को ध्यान से समझते हैं, उसके बाद से हम लोग और आगे फिगर के द्वारा काफ़ी अच्छे से समझेंगे, है ना। तो देखिए ये हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। मैंने आपको अभी बता दिया कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, पॉलन सैक क्या होता है। अब हम लोगों को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखें। कह रहा है कि इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर नियर द सर्कुलर इन आउटलाइन। यानी कि आप क्या करेंगे, यदि आप देखेंगे, यदि ट्रांसवर्स सेक्शन उसका काटते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो लगभग गोल सा दिखता है। सर्कुलर इन आउटलाइन, बाहर से देखेंगे तो एक तरह से गोल सा दिखेगा, ठीक है। अब दूसरी बात कह रहा है इट इज़ जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल। यानी कि अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है, 4 वॉल होती है उसमें, है ना। जैसे ही आप उसको काटेंगे, यानी कि एंथर का टीएस काटेंगे, तो आपको उसमें 4 लेयर दिखेंगे एंथर में।
ठीक है, ये याद रखना है। कौन कौन से लेयर है, तो सबसे पहले दिखता है आपको एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथीसियम, तीसरा है मिडिल लेयर एंड नंबर 4 इज टेपिटम। तो ये 4 लेयर बाहर से अंदर की तरफ दिखते हैं। ठीक है, मैं अभी फिगर के द्वारा ये समझाऊंगा। कह रहा है कि द आउटर 3 wall layer perform the function of the protect and help the dehiscence of the anther to release the pollen। यानी कि एक बात समझो कि बाहर के जो 3 लेयर्स हैं, कौन कौन से 3 लेयर हैं बाहर से, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। ये बाहर से 3 जो लेयर हैं, ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, है ना। ये पोलन ग्रेन के प्रोटेक्शन का काम करते हैं एक तरह से, ये सिक्योरिटी है इसकी, ठीक है ना। और दूसरी बात समझो, इसके बाद आते हैं ये पोलन की प्रोटेक्शन में काम करते हैं पहले तो, और दूसरा और इसके डेहिसेंस में भी काम करते हैं। जब पोलन निकलेगा तो यही फटते हैं, तो पोलन एक तरह से डेहिसेंस होता है। डेहिसेंस का मतलब एक तरह से फैल जाना, बिखर जाने से। अब लास्ट वाला जो चौथा लेयर है, इम्पोर्टेंट है भाई, है ना, इसको काफ़ी ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो कह रहा है कि द इनर मोस्ट वॉल, है ना, वॉल लेयर इज़ द टेपिटम, जिसको हम लोग टेपिटम कहते हैं। और टेपिटम के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है, इट नरिशेज, है ना, द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ठीक है, सेल। अब देखिए, टेपिटम पजेजेज द डेंस साइटोप्लाज्म, है ना, जनरली हैव द मोर देन 1 न्यूक्लियस। यानी कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है कि जो लास्ट वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम जो होता है एक तरह से, उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट भरा रहता है, इसलिए वो पोलन ग्रेन को नरिश करता है। नरिश का मतलब उसको पोषण देता है ना। यानी कि पोलन ग्रेन जो उसके अंदर है वो टेपिटम को ही खा के तो जिंदा रहते हैं, है ना। अब दूसरी बात ये, क्यों ये नरिश करता है, ये भी बात समझो। इसलिए नरिश करता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो 2 सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे नरिश करता है, तो उसके अंदर एबुंडेंट साइटोप्लाज्म होते हैं और न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस की खास बात होती है कि मोर देन 1 होते हैं। तो 3 सवाल तुमको मैंने इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है, जो नीट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल कि कौन से लेयर है ना, एंथर का, कि जो पोलन ग्रेन को नरिश करता है, तो आप बता देंगे टेपिटम। दूसरा सवाल कह रहा है कि कैसे नरिश करता है, क्या है उसके अंदर, तो आप बता देंगे साइटोप्लाज्म। तीसरी बात, हाउ मेनी न्यूक्लियस विल बी इन सेल्स ऑफ द टेपिटम। ऑप्शन दे देगा आपके सामने, मोर देन 1, है ना, 1 एब्सेंट या ऑल ऑफ दिस। तो आप लगाएंगे ऑप्शन मोर देन 1। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट सवाल थे, है ना। एनसीईआरटी की हर लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा माना जाए ये एक तरह से कोड है। एनसीईआरटी इज ए कोड एंड वी मस्ट हैव डिकोड। और हमने डिकोड कर लिया तो तुम्हें समझना है, यदि हमने डिकोड कर लिया, ठीक है, एनसीईआरटी की हर लाइन को डिकोड करना मतलब समझ गया हम लोग, तो क्या होता है, ठीक है, इतनी मोटी मोटी जो साइड बुक बनी है उसका कोई मतलब वो नहीं रह जाएगा, है ना। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को। तो आप एनसीईआरटी को डिकोड करना समझे ना पहले, ठीक है, और उसी में तो मैं आपको मदद करता हूँ एनसीईआरटी को डिकोड करने में, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी तरह से कोड है, ठीक है। आगे चलते हैं कोड को डिकोड करने के लिए। देखिए आगे, अब आपका नंबर आ गया है, आपसे सवाल कह रहा है
कह रहा है कि कैन यू थिंक, है ना, ये थोड़ा सा अच्छे से कर लूँ, कैन यू थिंक थिंक ऑफ द टेपिटल सेल कुड बिकम द न्यूक्लिएट। कह रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ द हाउ द टेपिटल सेल कुड बिकम एबुंडेंट, सॉरी, कैन यू थिंक ऑफ हाउ द टेपिटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट। यानी कि ये कह रहा है कि आपको बताना है कि कैसे टेपिटल सेल के अंदर, है ना, न्यूक्लियस की संख्या अधिक हो गई है। ठीक है, तो अब आपको सेल डिवीज़न इसके लिए जानना होगा। ये सवाल के बारे में आप खुद से थोड़ा सा प्रयास करेंगे, मैं खैर बता देता हूँ 2 मिनट के लिए। आपको पता है कि सेल डिवीज़न में क्या होता है, एक तरह से कि पहले तो कैरियोकाइनेसिस होता है और बाद में जाके साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए और 2 न्यूक्लियस बनने के बाद उसका साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, यानी कि सेल का बंटवारा नहीं हुआ, 2 भाग में नहीं बटा, तो उसके अंदर एब्सोल्युटली 2 न्यूक्लियस होंगे। इसमें कोई वो नहीं है ना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा सेल डिवीज़न। ठीक है, खैर हम लोग आगे चलते हैं। वेन द एंथर इज यंग, यानी कि जब एंथर यंग होता है, नया होता है ना, ए ग्रुप ऑफ द कम्पैक्टली अरेंज, है ना, होमोजीनस सेल्स कॉल द स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी कि आपको क्या दिखता है, ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिख रहा है। यानी कि कह रहा है कि जब आप एंथर को यंग स्टेज में काट देंगे, है ना, अभी बिल्कुल मैच्योर नहीं हुआ है, उसी समय आपने उसको काट दिया, और काटने के बाद आपको क्या मिलेगा उसमें, आपको मिलेगा कि क्या होता है उसमें, आप देखेंगे कि उसमें सारे होमोजीनस टिश्यू होते हैं। अब ये होमोजीनस क्या होता है भाई, यानी कि सभी टिश्यूज़, सभी सेल्स एक जैसे दिखेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा कि ये पॉलन ग्रेन है, ये टेपिटम है, ये एपिडर्मिस है, मिडिल लेयर है, इस तरह से कोई डिफरेंस नहीं होता है। शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं, बाद में मैच्योर होने पे ये सारी चीज़ें दिखने लगती है ना। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि सभी सेल एक जैसे हो। दूसरी बात करते हैं अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना, ये भी समझते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है, अंडरगो द मियोटिक सेल डिवीजन टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्रॉड, व्हाट वुड बी द पोलैरिटी, है ना, पोलैरिटी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्रेड। यानी कि समझे एक बात, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे एंथर डेवलप होता है ना, सेल्स जो होती है, सेल्स ऑफ द माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, है ना, जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू उसके अंदर है, एंथर के अंदर, उसमें मियोटिक डिवीज़न होता है। मियोटिक डिवीज़न का मतलब है ना, मियोसिस डिवीज़न होता है, और मियोसिस डिवीज़न के बाद उसमें माइक्रोस्पोर टेट्रेड बन जाते हैं। ठीक है, अब टेट्रेड का पोलैरिटी क्या होगा, पोलैरिटी क्या होगा, अच्छा पहले पोलैरिटी का मतलब जानेंगे, तब तो उसके बाद से पोलैरिटी पूछेंगे। तो समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने देखा कि एंथर के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, उसमें मियोसिस डिवीज़न होता है, और मियोसिस डिवीज़न के बाद माइक्रोस्पोर टेट्रेड बन गए। माइक्रोस्पोर टेट्रेड की बात किया जाए तो क्या होंगे, एक तरह से वो हेप्लॉयड होंगे। क्यों भाई, क्योंकि मियोसिस डिवीज़न से बनने वाला जो हर सेल होगा वो एक तरह से हेप्लॉयड ही तो होता है ना। इसलिए जो पोलैरिटी होगी टेट्रेड की वो हेप्लॉयड होगा, है ना, यानी कि उसमें टेट्रेड के अलग अलग सेल में
जो होगा एक तरह से क्या देखा जाए तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, क्योंकि सेल अलग अलग रहती है, केवल एक में चिपकी रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये एंथर। अब एंथर को मैं दिखाऊं एक बार, तो ये आप देख सकते हैं, ये एंथर है। एंथर को हमने इस तरह से काट दिया है, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद ये आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर आपको दिख रहा है। इस फिगर में देखें क्या दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इस फिगर को देखें, ए नंबर फिगर को। इसमें आप देख रहे हैं कि बाहर से आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आप देखें 4 लेयर जो मैंने बताया था, पहला एपिडर्मिस, दूसरा जो मैंने बताया था आपको एंडोथीसियम, ये भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तीसरा जो थर्ड लेयर था इसका मिडिल लेयर, ठीक है, एंड फोर्थ लेयर जो था वो टेपिटम था। ये आपको तीनों दिखाई दे रहा है। मैं बताऊं आपको कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो लेयर है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बाकी का जो मैंने टेपिटम दिखाया है, ये टेपिटम आप देख सकते हैं कि फोर्थ एंड इनर मोस्ट लेयर है, ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, पोषण प्रदान करता है। दूसरी बात, इसी को इनलार्ज करके अगले फिगर में दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं सबसे बाहर एपिडर्मिस है, दूसरे नंबर पे एंडोथीसियम है, और तीसरे नंबर पे है ना मिडिल लेयर है, और चौथे नंबर पे टेपिटम है, और इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी दिख रहे हैं, है ना। अच्छा, एक और सवाल बताया जाए, यदि बन जाए कि यानी कि आप इसको सजाना है, यदि आपको दे दिया जाए, चारों नाम दे दिया जाए और कहा जाए कि बाहर से अंदर की तरफ एक सीक्वेंस में इनको सजाइए, ठीक है, चारों को हैफेजड करके इधर उधर करके नाम को दे दिया जाए, तो आप सजाएंगे इसको, है ना। एक बहुत ही बेहतरीन तरह का क्वेश्चन बनेगा। एपिडर्मिस को सबसे बाहर, एंडोथीसियम को उसके बाद मिडिल लेयर को तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे टेपिटम को, ठीक है ना। तो सबसे अंदर वाला टेपिटम और सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, है ना। अब देखो, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब एक फिगर और दिखाई दे रहा है आपको, आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो इस फिगर में देखिए कि जब पॉलन ग्रेन, है ना, लिबरेट कब होते हैं, कि जब आपका ये जो एंथर है ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, एक तरह से ये रिलीज होना शुरू कर देते हैं, ये डेहिसेंस होता है, और पॉलन ग्रेन आप देख भी रहे हैं इसमें से ये निकल रहे हैं, है ना। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। इस फिगर को भी मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया। अब आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलन ग्रेन की बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए, कह रहा है कि एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज, है ना, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लूँ इसके बाद से। हाँ, तो कह रहा है कि एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज द कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्रेड, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्रेड का फॉर्मेशन होता है। किससे फॉर्मेशन होता है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू से, है ना। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है बाद में माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनाता है। और दूसरी बात ये सोचो कि ईच वन इज द, है ना, पोटेंशियल पोलन और द माइक्रोस्पोर मदर सेल। और क्या होता है एक तरह से कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करते हैं, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल की भांति काम करते हैं। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होता है भाई, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल, है ना, थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
यानी कि देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल आ गया तुम्हारे सामने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, है ना, फ्रॉम ए पोलन मदर सेल, ठीक है, थ्रू द मियोसिस। बस एक लाइन की डिफिनेशन है। यदि तुमने पूरा सही लिखा है तो पूरी तरह से तुम्हें पूरे नंबर दिए जाने चाहिए, है ना। तो क्या लिखा है भाई कि मतलब होता क्या है कि जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस डिवीजन होगा और क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, है ना। इसी चीज़ को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात देखो, द माइक्रोस्पोर एज दे फॉर्मेड ए अरेंज इन द क्लस्टर ऑफ द 4 सेल, ठीक है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर टेट्रेड भी बोलते हैं। यानी कि कह रहा है कि माइक्रोस्पोर जो बनते हैं वो अकेले नहीं बनते हैं, वो 4-4 के ग्रुप में बनते हैं, इसलिए उनको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी बात देखो, एज द एंथर मैच्योर, अब कह रहा है कि जब एंथर मैच्योर होगा, है ना, एंड डिहाइड्रेटेड, और जब उसका वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, एक तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे, जो चारों एक में थे अब वो अलग हो जाएंगे, एंड डेवलप इनटू ए पोलन ग्रेन। यानी कि समझो क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कि जब एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो गया और उसका वाटर लॉस हो गया, यानी कि डिहाइड्रेशन उसका हो गया, डिहाइड्रेशन की बात की जाए तो क्या होता है उसमें कि उसमें पोलन ग्रेन बन जाते हैं, क्योंकि चारों जो पोलन टेट्रेड बने हैं, माइक्रोस्पोर टेट्रेड, वो अलग अलग हो जाते हैं एक तरह से। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखते हैं, inside the microsporangium the several thousand of the microspore or the pollen grain are formed। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे 1000, है ना, क्या बन जाते हैं, 1000 लगभग एक तरह से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बन जाते हैं, है ना, और रिलीज विद द डेसेंस ऑफ द एंथर, और जैसे ही एंथर फटता है उसके बाद से ये रिलीज कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। पोलन ग्रेन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। खैर एक बात जाते जाते मैं बताऊं आपको कि मैं देख रहा हूं कि आखिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो इस लॉकडाउन को सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, है ना, सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है ना, इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में है ही नहीं, है ना। ना तो रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, और ना तो पढ़ाई ठीक से करते हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग द लॉकडाउन, इस संकट की घड़ी को भी वो इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो मैं बाकी सब आप जो लोग मतलब मेहनत से अपना काम कर रहे हैं उनसे एक बार कहूँगा, ये संकट का दौर है, जल्दी से ही गुजरेगा, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि, लेकिन हाँ आप अपने काम को रेगुलर, है ना, अंजाम देते रहें, ठीक है, और रेगुलर अपने काम में लगे रहें। इस लॉकडाउन को पूरी तरह से सेलिब्रेट करना, है ना, आपकी गुणवत्ता का पूरी तरह से नुकसान हो सकता है, उतने दिन के किए कराए पे पानी फिर सकता है ना। इसलिए आप थोड़े थोड़े करके लगे रहें, लेकिन लगे रहें, है ना। ये छुट्टियां नहीं हैं, है ना, ये मजबूरी बस छुट्टियां की गई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल समझ गए होंगे, और जहां से भी पॉसिबल है आप पूरी तरह से पढ़ें, आप बुक से पढ़ें, है ना, अन्य जगह से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको टॉपिक क्लियर आना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग बाद में बात करेंगे।